आखिर कौन थी भारत देश की 7 शक्तिशाली रानियां? नंबर 1 पर मौजूद रानी ने तो अपने राज्य को बचाने के लिए अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। सैकड़ों वर्षों तक हिंदू राजाओं को एक और जहां विदेशी आक्रांताओं से लड़ना पड़ा, वहीं अपने पड़ोसी राजाओं से मिल रही दगाबाजी का उन्हें सामना भी करना पड़ा। मध्यकाल और ब्रिटिश काल में कई राजाओं को बलिदान देना पड़ा, लेकिन सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि कई ऐसी शूरवीर रानियां भी थी जिन्होंने अपने बलिदान से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। सिर्फ यही नहीं, कई बार ऐसे मौके भी आए जब राज्य की बागडोर खुद रानियों को संभालनी पड़ी और वो हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गई। पिछली एक वीडियो में हमने भारत के 10 शूरवीर शक्तिशाली राजाओं का जिक्र किया था, लेकिन आज हम आपको भारत की उन प्रमुख महान रानियों यानी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने विदेशियों और दुश्मनों से अपने राज्य को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए जानते हैं उन महारानियों के बारे में जिनकी वीरता और संघर्ष को भारत इतिहास में गर्व से गाया जाता है और हमेशा गाया जाता रहेगा। नंबर 7 पर है महारानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी यानी कि रानी पद्मावती, जो राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। उनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। रानी पद्मिनी की सुंदरता और वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। कहते हैं इनकी सुंदरता पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया और उसने रानी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उसने किले पर चढ़ाई की और उसे घेरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को युद्ध की चुनौती दी और फिर उन्हें धोखे से भी मार गिराया। जब रानी पद्मिनी यानी पद्मावती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने कई राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर की अग्नि में 1303 ईसा पूर्व में आत्मदाह कर लिया, ताकि जीते जीत ना सही लेकिन मरने के बाद भी खिलजी उन्हें छू ना पाए। क्योंकि उस समय जब मुगल किसी राजा को हराते थे तो वो उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे, यहाँ तक कि मुगल लाशों के साथ भी दुष्कर्म करते थे। और इसी से बचने के लिए रानी पद्मावती ने यह कदम उठाया। बॉलीवुड द्वारा उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है पद्मावत। नंबर 6 पर है महारानी दुर्गावती। 1524 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में जन्मी उनकी एकमात्र संतान वीरांगना महारानी दुर्गावती, जिनका विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया और उस समय महारानी दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। तो रानी ने खुद ही गढ़ मंडला का शासन संभाल लिया। कहते हैं अकबर के सूबेदार बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन उसको युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बार के युद्ध में महारानी दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। महारानी ने 16 वर्षों तक राज्य संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। महारानी दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से हटाया गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था। अंग्रेज शासनकाल में लिखे गए इतिहास और बाद में वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास में अकबर को महान बताया गया, लेकिन वीर महारानी दुर्गावती को सिर्फ एक रानी कहा गया। इतिहास की किताबों से उनका नाम मिटा दिया गया, लेकिन वो उनके द्वारा दिए हुए बलिदान को कभी इतिहास से नहीं मिटा पाएंगे। कहा जाता है कि माणिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीन खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था, जिसके बाद अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी पाना चाहता था। अकबर ने अपनी कामुक लालसा के लिए एक विधवा पर जुल्म किया, लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती के पराक्रम की। उन्होंने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया, लेकिन उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। 5वें नंबर पर है रानी कर्णावती। राजस्थान के मेवाड़ की रानी और महाराणा प्रताप की दादी महारानी कर्णावती को कौन नहीं जानता।
रानी कर्णावती, जिन्हें रानी कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के बूंदी की राजकुमारी और अस्थायी शासक मानी जाती है। उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद उन्होंने 1527 से लेकर 1535 तक राज्य को संभाला। वो अपने पति की तरह ही उग्र स्वभाव की थी। अपने पति की तरह उन्होंने राजपूतों को एक किया। बाबर द्वारा तोपों से राजपूतों को खानवा के युद्ध में हराने के बाद रानी कर्णावती ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। कहते हैं बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना तो अपने राज्य का विस्तार वो लगातार करने लगा और गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उसका दुश्मन था। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि कर अपने शत्रु बहादुर शाह कर मिलकर सामना करें। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती के लिए इज्जत थी और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसीलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। रानी कर्णावती कूटनीति में बहुत माहिर थी। यह उनकी कूटनीति ही थी कि उन्होंने हुमायूं जैसे आक्रमणकारी को अपना भाई बनाया ताकि उन्हें मुगलों संग युद्ध ना करना पड़े और मुगल आपस में ही कटकर मर जाए। लेकिन बहादुर शाह की नजर बिना राजा के राज्य चित्तौड़ पर पड़ी और उसने पहली बार 1533 ईसा पूर्व में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और राजा विक्रमादित्य को युद्ध में हराया। उसके बाद 1535 में उसने दोबारा हमला किया और राजपूत और सिसोदिया वंश ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो संख्या में बहुत कम थे और युद्ध में हार गए। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया और लूटपाट की। रानी कर्णावती को महसूस हुआ कि अब हार निश्चित है। ऐसे में कर्णावती और दरबार की अन्य महिलाओं ने 8 मार्च 1535 ईसा पूर्व को जौहर में खुद का बलिदान दे दिया, जबकि सभी पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और मृत्यु तक लड़ने के लिए निकल पड़े। नंबर 4 पर है महारानी तपस्विनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी महारानी तपस्विनी की वीरता की प्रसिद्धि किसी की मोहताज नहीं है। उन्हें माताजी के नाम से बुलाया जाता था। वो एक बाल विधवा थी। उनके बचपन का नाम सुनंदा था। कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रही थी। वो हमेशा ईश्वर का पूजा पाठ करती और शास्त्रों का अभ्यास करती। जब 1857 ईसा पूर्व में भारत में क्रांति का बिगुल बजा, तब रानी तपस्वी ने भी अपनी चाची के साथ इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके प्रभाव के कारण अनेक लोगों ने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा गया। बाद में वे नाना साहिब के साथ नेपाल चली गई, जहां उन्होंने नाम बदलकर काम शुरू किया। नेपाल पहुंचकर माताजी ने वहां बसे भारतीयों में देश प्रेम की भावना की एक अलग जगाई। नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर जंग की मदद से उन्होंने गोला बारूद और विस्फोटक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री खोली ताकि क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन सहयोगी खांडेकर के एक मित्र ने धन के लालच में आकर अंग्रेजों को तपस्विनी के बारे में सब कुछ बता दिया। जब महारानी तपस्विनी को इसकी सूचना मिली तो वो नेपाल छोड़कर कलकत्ता चली गई। कलकत्ता में उन्होंने महाशक्ति पाठशाला खोलकर बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। 1902 ईसा पूर्व में जब बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता आए तो उनकी महारानी तपस्विनी से मुलाकात हुई। 1905 ईसा पूर्व में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब रानी ने उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों को उन्होंने कई बार चुनौती दी और 1907 ईसा पूर्व में माताजी के नाम से जाने जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी महारानी तपस्विनी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। नंबर 3 पर है रानी ताराबाई भोसले, एक ऐसी वीर मराठा रानी जिसके नाम मात्र से ही हर मुगल कांप उठता था, जिन्होंने कार्यकारी रानी बनकर ऐसा कार्य किया कि मराठाओं और भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यह बात तब की है जब औरंगजेब पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था। उसका सपना था कि वो दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में कर सके।
साल 1680 में औरंगजेब दक्षिण भारत पर जीत हासिल करने के लिए अपनी दिल्ली की गद्दी को छोड़कर अपने लाव लश्कर को लेकर दक्षिण भारत पर फतह करने के लिए निकल पड़ा। औरंगजेब दक्षिण की ओर तो निकला, लेकिन कभी दिल्ली वापस न लौट सका, क्योंकि उसके दक्षिण विजय के सपने में मराठा साम्राज्य चट्टान की तरह खड़ा था। हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोकने के लिए स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने छत्रपति की पदवी संभाली और औरंगजेब से कई बार लड़ाई लड़ी। 1690 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बेहद क्रूरता के साथ हत्या कर दी। औरंगजेब ने इसके बाद मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए जोरदार हमले किए, लेकिन अब भी उसके रास्ते में कई सारी चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी थी और उन्हीं चट्टानों में से एक थी छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और छत्रपति राजा राम की पत्नी ताराबाई भोसले, जिन्होंने अपने दम पर मराठा साम्राज्य की रक्षा की। रानी ताराबाई भोसले ने मराठाओं का इतना कुशल नेतृत्व किया जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छत्रपति राजा राम के निधन के बाद ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर अकेले पूरा शासन संभाला। 1700 से लेकर 1707 तक रानी ताराबाई ने औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति चलाई और उनकी इसी नीति ने मुगलों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। 7 साल तक चले इस संघर्ष में उन्होंने मराठा साम्राज्य को फिर से मजबूत बनाया। यहाँ तक कि रानी ताराबाई ने सूरत और मालवा में भी विजय हासिल की, लेकिन 1761 में महाराष्ट्र के सतारा के किले में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब जब मराठा छत्रपतियों का सुनहरा इतिहास खोलकर पढ़ा जाता है तो उसमें एकमात्र रानी यानी रानी ताराबाई भोसले का नाम भी आता है, जिनकी वीरता को आज भी महाराष्ट्र हो या पूरे भारतवर्ष हर जगह याद किया जाता है। नंबर 2 पर है झांसी की रानी। 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में जन्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही साक्षात देवी काली का रूप दिखाई देता है। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसीलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद एक पुत्र को गोद लिया गया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इस समय लक्ष्मीबाई 18 साल की थी और अब वह अकेली ही रह गई थी, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने फर्ज को समझती रही और निभाती रही। जब दामोदर को गोद लिया गया उस समय वहां अंग्रेजों का राज्य था। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। उस वक्त भारत में डलहौजी नामक वायसराय ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा था। जब रानी को पता लगा तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में एक मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने रानी की याचिका को खारिज कर दिया। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वह झांसी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने प्रण लिया कि वो झांसी को आजाद कराकर ही दम लेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास कर लिया। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया ने 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवार ली और घोड़े पर सवार हो गई। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने मुंह पर रखी और युद्ध करते हुए अंत में अपने पुत्र और कुछ सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकली और तात्या टोपे से जा मिली। अंग्रेज और उनके कुछ चाटुकार भारतीय रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे। तात्या टोपे से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में ही कूच किया, लेकिन देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया
और युद्ध के दूसरे दिन यानी 18 जून 1858 को 22 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी एक शत्रु भतेरे होने लगे वार पर वार, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे वीर रानी, मेवाड़ की हाड़ी रानी। एक ऐसी रानी जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और ये कार्य करते समय उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। उन्होंने मेवाड़ के लिए जो कुछ भी किया उसे आज भी याद किया जाता है। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके पति सरदार रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा। सरदार रतन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन राजपूत होने के नाते वो अपने धर्म से पीछे भी नहीं हट सकते थे। कहा जाता है किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होना था और औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। इधर मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंप दी। युद्ध में जाने का मन न होते हुए उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों को रानी से उनकी निशानी मांगने के लिए कहा, ताकि युद्ध में उन्हें रानी की जुदाई का एहसास न हो। हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम के मोह में है और शायद वो अपना काम ठीक से ना कर पाए। ये सोचते हुए उन्होंने रतन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और पास रखी तलवार से अपने सर को कलम कर दिया। सैनिक आंखों में आंसू लिए उनका सिर और पत्र रतन सिंह को देने पहुंच गया, जिसे देखकर रतन सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। हाड़ी की रानी ने अपना सिर कलम करने से पहले रतन सिंह के लिए पत्र में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की। हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मनों को रोकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था कि वो इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वो ये युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना कुछ सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज भी हाड़ी रानी के बलिदान को मेवाड़ के लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सलूम्बर स्थित हाड़ी रानी महल आज आकर्षण का केंद्र है और जो भी यहाँ घूमने जाते हैं वो इस महल की भव्यता को देख सकता है और हाड़ी रानी की कहानी को महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश ने ऐसे शूरवीर राजाओं को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि बहुत सारी वीरांगनाओं को भी जन्म दिया, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।